1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज को टेक ऑफ किए अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे एक पैसेंजर ने अपने पास बैठी एयर होस्टेस को बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसको थमा दी। उस चिट्ठी में सिर्फ कुछ लाइन सी लिखी थी जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी। वो पैसेंजर कौन था और एफबीआई आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई? ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे पावरफुल एजेंसी उस पैसेंजर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। दोस्तों, ये पूरी घटना 24 नवंबर 1971 की है, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल की एक तरफा टिकट बुक कराता है। उस समय अमेरिका के डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो गया और अपनी सीट 18C पर जाकर बैठ जाता है, जो कि प्लेन की सबसे आखिरी वाली सीट थी। करीब 2:50 पर प्लेन पोर्टलैंड एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद कूपर अपने लिए ड्रिंक ऑर्डर करता है। पोर्टलैंड से सिएटल का सफ़र सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वो अपने प्लान में लग जाता है। डैन कूपर अपने पास में बैठी एयर होस्टेस को पास बुलाकर उसे एक पर्ची देता है। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शॉफनर था, उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो मानो जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस चिट्ठी में लिखा था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आकर बैठें। इसके बाद अटेंडेंट घबराकर उसके पास बैठ जाती है और कूपर को बम दिखाने को कहती है। तो कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोल कर उसे बम दिखाता है, जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक्स और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। इसका मतलब प्लेन हाईजैक हो चुका था और डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड्स थी। उसको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट के पेयर्स और सिएटल एयरपोर्ट पर एक रीफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। और अपनी डिमांड्स के आखिर में उसने ये भी बोला, अगर उसकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो वो प्लेन को बम से उड़ा देगा। एयर होस्टेस फ्लोरेंस शॉफनर डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सिएटल एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। यह खबर एफबीआई और पुलिस तक पहुंच जाती है। अब क्योंकि यह अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था जो रैंसम के लिए किया गया था, इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज और एफबीआई ने यह फैसला किया कि हाईजैकर्स की सारी डिमांड्स पूरी की जाए। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और अपना ड्रिंक पी रहा था। वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में मौजूद बाकी 35 यात्रियों को भनक तक नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हुआ है। इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे, और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से पैराशूट की 2 जोड़ियां अरेंज कर ली गई। 5:39 पर प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वह अपने वादे के मुताबिक सभी 35 यात्रियों और 2 क्रू मेंबर को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। वह प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है। इसी दौरान एफबीआई चालाकी से 2 अमेरिकी फाइटर जेट प्लेन के पीछे लगा देती है। क्योंकि फाइटर जेट्स इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, इसी वजह से उन्होंने प्लेन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है। इसी वजह से पायलट ने कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शंस दिए, रीनो या फिर फिनिक्स। डैन कूपर रीनो पर राजी हो गया। रात हो चुकी थी। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी एक दूसरी एयर होस्टेस टीना मकलाउ के जरिए कुछ खास इंस्ट्रक्शंस भेजे। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर्स और फ्लैप्स खुले रहें, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो और स्पीड 320 किलोमीटर पर आर पे हो। कूपर एयर होस्टेस को कॉकपिट में बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाज़ा अंदर से बंद करने को कहता है। जब आखिरी बार एयर होस्टेस कॉकपिट का दरवाज़ा अंदर से बंद करने के लिए मुड़ती है तो वह देखती है कि डैन कूपर अपने कमर में कुछ बांध रहा था। 8 बजे के करीब सीढ़ियां खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से कूदता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इसके बाद जो कुछ भी हुआ पिछले 50 सालों से उसको आज तक डिस्कस किया जा रहा है। रात करीब 10:45 में खुले एयर स्टेयर्स के साथ बोइंग 727 प्लेन रीनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और एफबीआई एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है। प्लेन की खुली सीढ़ियों को देख एफबीआई अंदाजा लगा लेती है कि कूपर इसी रास्ते से भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें से कूपर के टाई का क्लिप, 8 सिगरेट बट्स और 2 में से 1 पैराशूट मिलते हैं, जिनको कूपर पीछे छोड़ गया था। डैन कूपर बाकी के सभी सबूत अपने साथ ले जाता है, जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था।
एयर होस्टेस और फ्लाइट क्रू की मदद से कूपर का स्केच तैयार किया जाता है। इससे पहले कूपर को रीनो और सिएटल के बीच में तलाश किया जाता। एफबीआई को ये जानना ज़रूरी था कि उसने एग्जैक्टली कौन सी जगह पर जंप किया था। ये जानना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि प्लेन ऑटो पायलट पे था। यानी जिस पाथ पर प्लेन चल रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। प्लेन की स्पीड और एल्टीट्यूड पहले से ही मालूम थी ही। साथ साथ फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से ये मालूम पड़ा कि प्लेन का स्टेयरकेस 8:10 पर खुला था। इन तमाम इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डैन कूपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाज़ा लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये करीब 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ था। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन ना कूपर का कोई नामो निशान मिला, ना ब्रीफकेस और ना ही पैसे। इसके बाद एफबीआई को लगता है कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में पूछताछ की जाती है, लेकिन वे फिर से सफल नहीं हो पाते। एफबीआई का ये ख्याल था कि अगर कूपर जिंदा होगा तो वो पैसे कहीं न कहीं खर्च करेगा, लेकिन उस सीरियल नंबर का एक भी नोट कहीं भी यूज़ नहीं किया गया। लेकिन मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। करीब 9 साल बाद यानी 1980 में एक वाक़या हुआ। सदर्न वाशिंगटन में कोलंबियन रिवर के किनारे एक बीच है जिसको टीना बार कहा जाता है। यहाँ पर एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था जब उसको रिवर के किनारे नोटों की 3 गड्डियाँ मिली। ये $20 के नोटों की गड्डियाँ थी, जो टोटल $5,800 होते थे। बच्चे के पेरेंट्स ये पैसे लेकर एफबीआई के पास गए। खुशकिस्मती से इनके सीरियल नंबर उन नोटों से मैच कर गए जो डैन कूपर अपने साथ लेकर गया था। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ी। ये नोट यहाँ कैसे पहुँचे, इस पर बहुत डिस्कशन हुआ। किसी का कहना था कि कूपर ने फिरौती में मांगे गए नोटों का कभी इस्तेमाल नहीं किया और उन्हें यहाँ छुपाकर रख दिया था। और किसी का कहना था कि पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिरकर यहाँ आ गए। ऐसी ही बहुत सी कहानियां बनाई गई, पर इस घटना से कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन डीबी कूपर की हाईजैकिंग के बाद से उनसे जुड़ा ये पहला सबूत था। डीबी कूपर के इस केस के बारे में कई साल तक बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत कभी भी नहीं मिल पाया। और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 सालों बाद 2016 में इस केस को एफबीआई द्वारा बंद कर दिया गया। डीबी कूपर कौन था और कहाँ चला गया, ये तो कभी भी पता नहीं चल पाया, लेकिन वह दुनिया के इतिहास के सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया। और एक चोर होते हुए भी वह अमेरिका में एक मशहूर हस्ती बन गया था, जिसकी चालाकी से सभी हैरान थे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करना ना भूलें।